हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमारी आज की क्लास है द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग पर हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है, आज दूसरी क्लास है। तो द्विवेदी युग जिसकी समय सीमा मानी गई है 1900 से 1918 ईस्वी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 26, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्तियों का संबंध है। आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय परिवास से, किसान से। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्तियों का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय परिवास कि प्रिय प्रवास से ये पंक्तियां हैं। प्रथम छंद में ये पंक्तियां बोली गई हैं। प्रिय प्रवास जो कि हरियोध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का महाकाव्य है प्रिय प्रवास, खड़ी बोली में लिखा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट, रस कलश किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। रस कलश जो कि ब्रिज भाषा में लिखा गया है, ब्रिज भाषा में लिखा गया है। रचना काल इसका 1931 ईस्वी माना जाता है। रस कलश जो कि इम्पोर्टेंट है, इसका पॉइंट कि ये एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस की विवेचना की गई है, रस का विवेचन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है रस कलश। ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य है। 1931 ईस्वी इसका रचना काल है और यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें जो रस विवेचन ग्रंथ है, याद रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। किसने दी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। कब दी थी? 1936 में, काशी में। कौन सी रचना के लिए? मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है भारत भारती इनकी एक रचना है कि जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना है, राष्ट्रीय भावना की रचना है भारत भारती। और इसी भारत भारती रचना के लिए महात्मा गांधी ने काशी में 1936 ईस्वी में इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसको? मैथिली शरण गुप्त को, याद रखना है। एक एक फैक्ट लेके चलेंगे ताकि इस क्लास में आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं वो, और जो भी द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण फैक्ट में बनते हैं, वो सारे आपको इस प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे, ताकि इस प्रश्नोत्तरी क्लास के माध्यम से ही आपका पूरा द्विवेदी युग कंप्लीट हो जाए। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है। क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? भारत भारती का प्रकाशन 1912, 1914, 1918, 1916। अभी हमने पढ़ा था कि भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसके लिए इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, ये भी हमने पढ़ा। अभी आपसे पूछा है इसका प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन ए, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। राष्ट्रीय भावना की यह कविता, राष्ट्रीय भावना की यह रचना है, राष्ट्रीय भावना की यह रचना है और बाद में इसे प्रतिबंध कर दिया गया था, याद रखना है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? रंग में भंग, ऑप्शन बी किसान, जय भारत, कृषक क्रंदन। रंग में भंग जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, किसान भी है,
जय भारत भी है। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है कृषक क्रंदन, जो कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। किसकी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की यह रचना है। रंग में भंग, जो जिसमें कि राजपूती आन का वर्णन किया गया है, याद रखना है। रंग में भंग जिसमें कि राजपूती आन का वर्णन किया गया है। किसान, जिसमें किसानों की दयनीय दिशा या उनके सामान्य जीवन का जो संघर्ष है उसका चित्रण किया गया है। जय भारत, जिसमें कि भारत के अतीत व गौरव का गान किया गया है। ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई, यह कथन किसका है? बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये कोटेशन इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। सही आंसर बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास शर्मा। किसका कथन है? ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है कि भारत भारती की जो लोकप्रियता है वह खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई है। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या इनमें से कोई नहीं? जयद्रथ वध क्या है? जयद्रथ वध जिसका रचना काल 1910 ईस्वी माना गया है, याद रखना है। हरिगीति का छंद में लिखा गया है। हरिगीति का छंद है इसका। हरिगीति का छंद जो कि मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद माना जाता है, हरिगीति का छंद। यह सही आंसर इसमें ऑप्शन सी, यह एक खंड काव्य है। ठीक है। कथानक का जो इसका आधार है या इसका जो कथानक है वो महाभारत से लिया गया है, याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है। जयद्रथ वध जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, खंड काव्य है, 1910 ईस्वी का रचना काल है, हरिगीति का छंद में लिखा गया है और इसके कथानक का आधार महाभारत से लिया गया है। महाभारत कथानक, याद रखना है। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या साकेत। इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में उन्होंने प्रतिष्ठित किया है? किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। सही आंसर है साकेत। साकेत में उन्होंने उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित किया है। साकेत जिसका रचना काल माना जाता है 1931 ईस्वी, याद रखना है। साकेत का केंद्र बिंदु माना जाता है उर्मिला को, जो कि एक ऐतिहासिक पात्र है। उर्मिला, साकेत का प्रमुख उद्देश्य ही उर्मिला को महत्व देना था और कथा का जो केंद्र बिंदु है वो भी उर्मिला को माना गया है। साकेत रचना की जो प्रेरणा है वो मैथिली शरण गुप्त को महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली, याद रखना है। कहाँ से मिली मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा? महावीर प्रसाद द्विवेदी से। क्यों? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे, याद रखना है। रंग में भंग प्रथम काव्य ग्रंथ है मैथिली शरण गुप्त का 1909 ईस्वी में। प्रथम काव्य ग्रंथ रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का, याद रखना है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? षष्ठम, सप्तम, अष्टम या नवम? साकेत अभी पढ़ा 1931 ईस्वी। साकेत में टोटल 12 सर्ग माने जाते हैं। गुप्त जी की रचना है, गुप्त जी का महाकाव्य है ये, और मैथिली शरण गुप्त का यह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, याद रखना है। साकेत जो कि राम कथा का काव्य माना जाता है, लेकिन इसमें इन्होंने उर्मिला को केंद्र में रखा है। इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को इस पुस्तक में उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। नवम सर्ग डी आंसर इसका सही है, जिसमें जो कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। कुल इसमें 12 सर्ग है। राम कथा का यह काव्य है, गुप्त जी की रचना है, 1931 ईस्वा इसका रचना काल है।
याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि आपको कहीं से कुछ भी अलग देखना ना पड़े। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिलीशरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, नेट परीक्षा में भी यह पूछा गया है। सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किसी न किसी दृष्टि से परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और तथ्य और फैक्ट हम साथ में लेकर चल ही रहे हैं। तो हर प्रश्न संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको कहीं से भी कुछ देखना ना पड़े। तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले क्लास के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सही आंसर है ऑप्शन सी, मैथिलीशरण गुप्त को द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक जो कि प्रथम स्वच्छंदवादी कवि माने जाते हैं, स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। कौन? श्रीधर पाठक। मैथिलीशरण गुप्त जिनको कवि सम्राट, मैथिलीशरण गुप्त जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। भारत भारती, साकेत, जयद्रथवर्थ जिन रचनाओं को अभी हमने देखा वो सारी मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं थी, याद रखना है। निम्न में से कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। एग्जाम में अक्सर यही कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर कर देते हैं, तो ध्यान दिया करो प्रश्नों पर कि क्या पूछा है। यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया या सोपन, कौन सी रचना है जो गुप्त जी की नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वपन, जो कि राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है। कौन सा? सोपन। यशोधरा, पंचवटी और विष्णुप्रिया ये तीनों रचनाएं मैथिलीशरण गुप्त की है। यशोधरा जिसमें कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित है यशोधरा, याद रखना है। नेक्स्ट, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया? अगर आपने द्विवेदी युग पर पहली क्लास को देखा है, कल की क्लास को देखा है, तो अभी तक इसका आंसर आपके माइंड में आ गया होगा, जहां हमने इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से समझा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को उन्होंने कविता के सिंहासन से उतारकर कविता के लिए उन्होंने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उससे एक पॉइंट ये भी याद रखना है, आपको समझना है प्रश्न को कि इनसे पहले जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज आया, भारतेंदु हरिश्चंद्र आए, इनके समकालीन जो साहित्यकार है उनके प्रयास से खड़ी बोली गद्य की भाषा के रूप में तो स्थापित हो गई थी, लेकिन कविता अभी भी ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, पद्य की भाषा अभी भी ब्रज भाषा ही थी। लेकिन द्विवेदी जी ने कविता की भाषा के लिए भी ब्रज भाषा को सिंहासन से उतारा और कविता की भाषा के लिए उन्होंने खड़ी बोली को भी प्रतिष्ठित किया। तो द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषाओं को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। किसने? द्विवेदी जी ने, याद रखना है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, पंक्तियों के रचनाकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिलीशरण गुप्त या सिया राम शरण गुप्त। कैसे तुलसीदास भी, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ोगे तो आप इनका आंसर दे पाओगे। ये पंक्तियां हैं किससे? ये पंक्तियां हैं साकेत से। उर्मिला जिसके केंद्र बिंदु में माना गया है, उर्मिला को जिसमें केंद्र बिंदु में रखा गया है, किसको? उर्मिला को केंद्र में रखा गया है। साकेत से यह पंक्तियां हैं। और किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन सी, मैथिलीशरण गुप्त की यह पंक्तियां हैं, जिन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। गुप्त जी ने ये पंक्तियां द्विवेदी जी की महिमा में ही लिखी है कि करते तुलसीदास भी कैसे
नाद, जैसे उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, उसी पे ही उन्हें महावीर का युद्धि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, और उसी पे उन्होंने साकेत को लिखा है। यह भी रामकथा से संबंधित महाकाव्य है, मैथिलीशरण गुप्त का है। और मैथिलीशरण गुप्त जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे, और इन्हीं की महिमा में उन्होंने यह पंक्तियाँ लिखी है, याद रखना है। निम्न में से गुप्त जी की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? नायिका प्रधान नहीं है पूछा है। यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया या पंचवटी? यशोधरा, जिसमें कि महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन है, तो इसमें यह नायिका प्रधान ग्रंथ हो गई। यशोधरा यानी कि बुद्ध की पत्नी यशोधरा, याद रखना है। साकेत में जिसमें उर्मिला केंद्र में है, उर्मिला पर यह लिखा गया है। विष्णुप्रिया, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है, महाप्रभु की पत्नी। यशोधरा, जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन है। साकेत में उर्मिला का वर्णन है, लक्ष्मण की पत्नी। और विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का वर्णन है। तो ये तीनों ग्रंथ, तीनों काव्य नायिका प्रधान रचनाएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, पंचवटी। पंचवटी जो कि गुप्त जी की नायिका प्रधान रचना नहीं है, याद रखना है। हर प्रश्न को ध्यान से समझना है, इसमें हम पूरी व्याख्या और पूरे फैक्ट, पूरे तथ्य आपको साथ लेकर चल रहे हैं। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही क्रम है प्रियप्रवास, तुलसीदास, साकेत या कृष्णायन? सही आंसर बताना है, सही आंसर बताना है। प्रियप्रवास सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रियप्रवास, जो कि हमने पढ़ा 1914 की रचना है। साकेत हमने पढ़ा 1931 की रचना है। तुलसीदास 1938 की रचना है। और कृष्णायन जो कि 1943 की रचना है, ध्यान देना है। प्रियप्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है 1914 ईस्वी की। साकेत जो कि मैथिलीशरण गुप्त की रचना है 1931 ईस्वी की। तुलसीदास जो कि 1938 की रचना है निराला की। और कृष्णायन जो कि द्वारका प्रसाद की रचना है 1943 ईस्वी की। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग? कल की क्लास में इन प्रश्नों पर हमने बहुत अच्छे से चर्चा की है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके क्लास को देखिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में द्विवेदी जी को इसका पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने हिंदी भाषा के मानकीकरण का कार्य किया। द्विवेदी युग हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था और इसका श्रेय पूरी तरह से द्विवेदी जी और सरस्वती पत्रिका को ही जाता है कि उन्होंने भाषा को शुद्ध, व्याकरण सम्मत और परिष्कृत किया, खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? मिलन, पथिक, स्वपन, नहुस? कौन सा खंड काव्य? कौन से खंड काव्य से इतना तो आपको आइडिया लग गया कि ये सारे के सारे जो रचनाएं हैं वो खंड काव्य हैं। आपको बताना है कि रामनरेश त्रिपाठी का इनमें से कौन सा नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नहुस। नहुस जो कि मैथिलीशरण गुप्त की रचना है, खंड काव्य है। मैथिलीशरण गुप्त का यह खंड काव्य है। 1940 ईस्वी का रचना काल है। किसका? नहुस का। स्वपन जो कि रामनरेश त्रिपाठी का है 1929 ईस्वी। पथिक जो कि 1920 ईस्वी। मिलन
1917 ईस्वी। सारे के सारे खंड काव्य है। मिलन, पथिक, स्वपन तीनों रामनरेश त्रिपाठी के खंड काव्य है। इनकी एक रचना और है मानसी, जो कि 1927 ईस्वी की है, जो कि फुटकल कविताओं का संग्रह है। तो तीनों खंड काव्य है। नहुष ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, जो कि गुप्त जी का खंड काव्य है 1940 ईस्वी में। याद रखना है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पंक्तियों के रचनाकार है श्रीधर पाठक, रामधरीश दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रामनरेश त्रिपाठी की यह पंक्तियां हैं। याद रखना है, बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। नेक्स्ट, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को दंड देना भी धर्म है। पंक्तियां किस ग्रंथ से है, आपको बताना है। जयद्रथवध, कुरुक्षेत्र, द्वापर और नरसिंहरथी। कुरुक्षेत्र और नरसिंहरथी ये दोनों रचनाएं हैं रामधरीश दिनकर की। रामधरीश दिनकर की कौन सी? कुरुक्षेत्र और नरसिंहरथी। जयद्रथवध और द्वापर ये दोनों मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, जयद्रथवध से यह पंक्तियां ली गई है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जयद्रथवध जो कि हमने पढ़ा एक खंड काव्य है, खंड काव्य है, गुप्त जी की यह रचना है। द्वापर भी गुप्त जी की रचना है। कुरुक्षेत्र जो कि दिनकर की रचना है। याद रखना है, यह पंक्तियां मैथिलीशरण गुप्त के जयद्रथवध से ली गई है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। पंक्तियां किसकी है? रामधरीश दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। सही आंसर बताना है। यह पंक्तियां किससे ली गई है? भारत भारती से। भारत भारती से ये पंक्तियां ली गई है। राष्ट्रीय भावना विषय की यह रचना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैथिलीशरण गुप्त जिसकी रचना है भारत भारती, उनसे ये पंक्तियां ली गई है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। याद रखना है ऑप्शन बी, मैथिलीशरण गुप्त। गुप्त जी की किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? पीछे हमने इस प्रश्न पर चर्चा की है। ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी द्वापर। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत भारती जो कि गुप्त जी की रचना है। इस पे अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। भारत भारती जो कि 1912 ईस्वी की रचना है, हमने पीछे पढ़ा है 1912 ईस्वी की रचना है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत यह रचना थी। राष्ट्रीय भावना की यह रचना थी। राष्ट्रीय भावना विषय की यह रचना थी। भारत भारती की प्रसिद्धि से महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। हमने पढ़ा है पीछे कि गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी 1936 ईस्वी में काशी में, भारत भारती की प्रसिद्धि से। याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है और भारत भारती पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। मैथिलीशरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया? जय भारत, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। मैथिलीशरण गुप्त की ये सारी रचनाएं हैं जय भारत, साकेत, यशोधरा और विष्णुप्रिया। मैथिलीशरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया? ऑप्शन ए जय भारत। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका कथानक लिया गया है महाभारत से। महाभारत से इसका कथानक लिया गया है।
किसका? जय भारत का। इसमें भारत के अतीत और गौरव का गान किया गया है। भारत के अतीत और गौरव का गान किया गया है इसमें। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी की जय भारत को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। याद रखना है। भारत भारती गुप्त जी की प्रसिद्ध कृति है और गुप्त जी ने इसे किसके अनुरोध पर लिखा? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। भारत भारती गुप्त जी की प्रसिद्ध कृति है और यह उन्होंने किसके अनुरोध पर लिखी? राजा रामपाल सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेट परीक्षा में यह पूछा गया है, पीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर बताना है। महात्मा गांधी ने गुप्त जी को उपाधि दी थी राष्ट्र कवि की, हमने पढ़ा है अभी। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर ही गुप्त जी ने भारत भारती लिखा था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुरोध पर भी उन्होंने लिखा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर गुप्त जी ने कौन सा रचना लिखी? साकेत लिखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर गुप्त जी ने साकेत लिखा और राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर उन्होंने भारत भारती लिखा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने साकेत लिखा। खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे थे गुप्त जी महावीर प्रसाद जी से प्रेरणा लेकर, और उन्होंने महावीर प्रसाद जी को द्विवेदी को अपना काव्य गुरु माना है। याद रखना है। साकेत महाकाव्य के सर्जन का प्रेरणा स्रोत है। साकेत महाकाव्य के सर्जन का जो प्रेरणा स्रोत है वो यहाँ पे पूछा है कि उन्होंने प्रेरणा तो ली, लेकिन वो स्रोत भी तो इकट्ठे करने होते हैं, तो उन्होंने प्रेरणा स्रोत पूछा है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर की एक कृति है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है काव्यार उपेक्षिता। काव्यार उपेक्षिता ये रविंद्रनाथ टैगोर करता है और साकेत महाकाव्य का सर्जन प्रेरणा स्रोत इन्हें यहीं से मिला। याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन सी। कविता कामिनीकांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि हैं। बताना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथूराम शर्मा शंकर, अवैध सिंह उपाध्याय हरिओद, सुमित्रा नंदन पंत। कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, इन सभी उपाधियों से सम्मानित कवि हैं ऑप्शन बी, नाथूराम शर्मा शंकर। इनकी रचनाएं पहले ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित होती थी और फिर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। त्रिशूल उपनाम से लिखते थे नाथूराम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या राय देवी प्रसाद पूर्ण। सही आंसर बताना है। त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये दो उपनामों से लिखते थे, एक त्रिशूल, दूसरा स्नेही। त्रिशूल उपनाम से ये रचनाएं लिखते थे। राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं थी, राष्ट्रीय भावना की कविताएं थी, वो ये त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। और एक इनका उपनाम है स्नेही, जिससे ये श्रृंगार आदि भावनाओं की जो कविताएं थी, श्रृंगार भावनाओं की जो कविताएं थी वो ये स्नेही उपनाम से लिखते थे। कौन? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जिनके दो उपनाम हैं त्रिशूल और स्नेही। त्रिशूल ये राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं ये त्रिशूल उपनाम से लिखते थे और श्रृंगार भावनाओं की कविताएं ये स्नेही उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो कि सुकवि, याद रखना है, सुकवि नामक पत्रिका को उन्होंने संपादन किया था 1928 ईस्वी में। ये क्या है? पत्रिका। याद रखना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो कि सुकवि नामक पत्रिका के संपादक थे 1928 ईस्वी में। याद रखना है, 1928 ईस्वी में पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है, यह कथन किसका है?
गोपद जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है, यह किसका है? यह कोटेशन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबू गुलाब राय का यह कथन है कि गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है, याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। द्विवेदी युग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वीडियो लंबी हो रही है, तो आगे की क्लास को हम कल कंप्लीट करेंगे। क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या पढ़ना चाहते हो। और हाँ, अगर आपको थ्योरी क्लासेस पढ़नी है तो कमेंट में बताना। और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, अगर आपको उस पर क्लास चाहिए तो वो भी बताना। और अगर आपने क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, थैंक यू।